वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेस 7th क्लास। कैसे हैं आप सब? 11th चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया था, तो उसको अभी हम कंटिन्यू करते हैं। टीचिंग no doubt gave him immense satisfaction. With all the weighty material, Obama had a disarming touch. He did not belittle students, he drew them out, mingled with them outside and in the class, restating and polishing their halting answers. कह रहे हैं कि टीचिंग जो है वो बिना किसी शक के ओबामा के लिए बहुत बड़ा एक सेटिस्फेक्शन था। उनको उससे बहुत संतुष्टि मिलती थी। ठीक है, उनके पास बहुत सारा वेटी मटेरियल था जिसके थ्रू वो टीचिंग करते थे, लेकिन इसके साथ साथ उनके पास एक डिसआर्मिंग टच भी था। डिसआर्मिंग टच मतलब एक ऐसा जो सबसे अलग है, यानी जो बच्चों को भी सेटिस्फाई कर दे, बच्चों को भी जो है उनसे पढ़ने में मजा आए। वो कभी भी किसी भी बच्चे की बेइज्जती नहीं करते थे, किसी को छोटा महसूस नहीं करवाते थे। वो उनके अंदर से ही आंसर्स निकलवाते थे और उनके साथ बिल्कुल मिल जाया करते थे। मिल जाते थे यानी जैसे दोस्त होते हैं, इस तरीके से, चाहे वो क्लास के अंदर हो चाहे वो क्लास के बाहर हो। और हमेशा उनके आंसर्स को दोहराते, कभी ठीक करते, कभी उनके आंसर्स को पॉलिश करते। जो बच्चे हिचकिचा रहे होते थे आंसर देने में, उनको भी वो सपोर्ट करते थे ताकि वो अपने आंसर्स को अच्छे से दे सकें। Through this attitude, his reputation for frank and exciting discussion spread and enrollment in his classes swelled. कह रहे हैं इसी एटीट्यूड की वजह से उनकी जो रेपुटेशन थी वो किस तरह की बन गई, एक फ्रैंक और एक्साइटिंग डिस्कशन करने वाले की। ठीक है, और इसी तरह धीरे धीरे जब ये सब चलता रहा तो उनकी क्लास के जो एनरोलमेंट थे, उनकी क्लास के स्टूडेंट जो है वो बढ़ने लगे। द फीडबैक रिपोर्ट्स अबाउट हिज टीचिंग इवैल्यूएशंस वर पॉजिटिव टू सुपरलेटिव। सम स्टूडेंट्स रेफर टू देमसेल्व्स एज हिज ग्रुपीज। तो कह रहे हैं कि उनकी क्लास की जो फीडबैक रिपोर्ट थी, यानी फीडबैक रिपोर्ट मतलब जो उनके ये कहा गया कि कैसे जा रही उनकी क्लास, तो ना, तो उनका जो इवैल्यूएशन हुआ, तो उनका जो इवैल्यूएशन था वो क्या था, पॉजिटिव से सुपरलेटिव तक था। यानी पॉजिटिव से सुपरलेटिव का मतलब यह है कि जैसे एडजेक्टिव की डिग्रीज होती है ना, गुड, बेटर, बेस्ट, तो यानी अब वो पहले गुड थे, उसके बाद फिर बेटर हुआ और अब वो बेस्ट की तरफ जा रहे थे। और कुछ स्टूडेंट जो है उनको अपने आप को उनका ग्रुपीज कहते थे। ठीक है, यानी उनके ग्रुप के हैं वो, इस तरीके से कहते थे। लिबरल्स फ्लॉक टू हिज क्लास सीकिंग रिफ्यूज। बहुत सारे लिबरल्स, लिबरल्स बोलते हैं उन लोगों को जो किसी बाउंडेशन को नहीं मानते हैं ना। तो उस वक्त बाउंडेशन रेसिज्म थी, उसको भी नहीं मानते थे वो लोग, और वो उनकी क्लास की तरफ भागते थे, दौड़ते थे। ठीक है, उसमें इकट्ठा होना चाहते थे, मिलना चाहते थे, और उसमें उसमें से शरण लेना चाहते थे, रिफ्यूज लेना चाहते थे। ही अर्न द रेपुटेशन एज अ प्रोग्रेसिव टीचर and politician who backed child care subsidies and laws against racial profiling। तो कह रहे हैं कि उनकी जो एक रेपुटेशन बनी, एक इमेज जो बनी, वो कैसी इमेज बनी, एक प्रोग्रेसिव टीचर की और एक पॉलिटिशियन की। पॉलिटिशियन कैसा, एक ऐसा पॉलिटिशियन जो इस चीज की सपोर्ट करता है। किस चीज की सपोर्ट करता है? चाइल्ड केयर सब्सिडीज की, यानी बच्चों की केयर के लिए जो अनुदान, जो दान वगैरह दिए जाने चाहिए, उसकी सपोर्ट करता है। दूसरा, वो लॉ बनाना चाहता है किसके खिलाफ? रेशियल प्रोफाइलिंग के खिलाफ, यानी रेसिज्म के खिलाफ, काले गोरे के खिलाफ भी लॉज बनाना चाहते हैं और इसकी सपोर्ट भी करते हैं कि इसको, काले गोरे को या रेसिज्म को खत्म कर देना चाहिए। इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट ओबामा मेट मिशेल रॉबिन्सन, a mentor at his law firm, and married her in 1992. He also considered Chicago a place from which he could launch a political career. कह रहे हैं कि जब की बात है जब ओबामा जो है मिशेल रॉबिन्सन से मिले, जो उनकी लॉ फर्म में एक मेंटोर थी, उनकी ट्रेनर थी वो, तो उन्होंने उन्होंने इनसे ही शादी कर ली 1992 में। फिर कह रहे हैं कि ही ऑल्सो कंसिडर्ड शिकागो। फिर उन्होंने शिकागो को कंसिडर किया, शिकागो को अपना, जिसे कहते हैं ना, इलेक्शन लड़ने के लिए, तो उन्होंने वहां से अपना पॉलिटिकल करियर जो है वो लॉन्च करने की सोची। Obama's time at the law review had netted him an offer to write a book. The result was Dreams from My Father, A Story of Race and Inheritance, published by Times Books in 1995. तो कह रहे हैं ओबामा का जो टाइम था लॉ रिव्यू जर्नल में, उसने उसको एक मौका दिया, उनको एक मौका दिया कि वो एक किताब लिख सके। तो उसका रिजल्ट ये निकला कि उन्होंने किताब लिखी जिसका जो शीर्षक था वो था ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर, अ स्टोरी ऑफ रेस एंड इनहेरिटेंस। ये किसने पब्लिश की थी? टाइम्स बुक्स ने। ठीक है, 1995 में। Barack Obama became the fifth African American senator in the US in 2005. He was only the third elected after the Civil War. कह रहा है बराक ओबामा जो है वो पांचवें अफ्रीकन अमेरिकन सीनेटर बने यूएस हिस्ट्री में। ठीक है, 2005 में। अफ्रीकन अमेरिकन का मतलब यहाँ पर क्या है कि वो एक मतलब नीग्रो थे। और आपको मैं बताई चुकी हूँ पहले भी कि रेसिज्म जो है वहां पर जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, जितनी भी
फॉरेन कंट्रीज है ज्यादातर वहां पर रेसिज्म चलता है। कास्टिज्म हमारे यहाँ चलता है इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, ये हमारे जो एशियन कंट्रीज है यहाँ पर क्या चलता है, कास्टिज्म चलता है, और वहां पर क्या चलता है, रेसिज्म चलता है। तो रेसिज्म के हिसाब से वहां पर काले और गोरे के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस माना जाता है। तो अब बाराक ओबामा के लिए एक अफ्रीकन अमेरिकन होते हुए वहां का सीनेटर बनना बहुत बड़ी बात थी, और ये वहां के 5वें सीनेटर थे। 5वें यानी इससे पहले भी 4 लोग अफ्रीकन अमेरिकन ही जो थे वो वहां के सीनेटर बन चुके थे। और ये कब थे, ये सिविल वॉर के बाद तीसरे ही थे, यानी सिविल वॉर से पहले 2 बने थे, उसके बाद सिविल वॉर के बाद 3 बने थे, तो ये तीसरे थे। ओबामा डिड नॉट डिसअपॉइंट दैट इवनिंग। His speech, which was described as one of the best he wrote himself and titled The Audacity of Hope, was exciting. He declared in confident tone that the country's strength came from unity, not division. That Americans had created a thriving nation out of very different ethnic groups and ideologies in its 228-year history. तो कह रहे हैं कि उन्होंने जो है अपनी स्पीच लिखी थी, जो बहुत ही अच्छी बेस्ट स्पीच मानी जाती है वो, और वो उन्होंने खुद लिखी थी। उसका जो टाइटल था वो था द ओडेसिटी ऑफ होप, ठीक है। ओडेसिटी का मतलब था गुस्ताखी, हिम्मत, ठीक है। बहुत एक्साइटिंग, ये बहुत एक्साइटिंग स्पीच थी। उन्होंने इस स्पीच के अंदर डिक्लेयर किया, वो पूरे कॉन्फिडेंट के साथ ये बात कही कि हमारे जो कंट्री की स्ट्रेंथ यानी मजबूती है वो इसी चीज में है कि हम यूनाइट होकर रहेंगे ना, यानी एकता में बल है, यानी ये है इसका मतलब, है ना। तो उन्होंने कहा कि हमारी जो ताकत है ना वो हम जब सब एक होंगे तभी वो ताकत बनी रह सकती है, ना कि जबकि हम डिवाइड हो जाएं, ठीक है। अमेरिकन ने एक बहुत ही अच्छी एक थ्राइविंग हिस्ट्री बना रखी है अपने नेशन के लेकर। तो हमारा जो नेशन है वो बहुत फलता फूलता नेशन है, और बहुत सारे इसमें एथनिक ग्रुप्स है, यानी सबकी अपनी अपनी सोच होती है, बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। और इसकी कम से कम 228 साल पुरानी हिस्ट्री है। तो इसको अगर हम बनाए रखना चाहते हैं तो हमें कोशिश यही करनी है कि हमें क्या रहना है, यूनाइट होकर रहना है, ना कि डिवाइड होना है। Economic policies aimed at providing a better life for everyone, not just a privileged few. That was the American way, he said. If there's a senior citizen somewhere who can't pay for her prescription and has to choose between medicine and the rent, that makes my life poorer, even if it's only my grandmother. Even if it's not my grandmother, he told the crowd. तो ये कह रहे हैं कि हमें जो इकोनॉमिक पॉलिसीज बनानी है वो भी ऐसी होनी चाहिए कि उसका फायदा सभी को होना चाहिए, यानी सभी लोगों की बेटर लाइफ हो। ये ना हो कि कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जिनको फायदा हो रहा है, बाकी सब वैसे के वैसे ही, गरीब के गरीब, ठीक है, अंडर प्रिविलेज के प्रिविलेज, अंडर प्रिविलेज। कह रहे हैं कि यही अमेरिका का तरीका यही है कि सबको बराबर लेकर चलना है, सबके साथ सबका विकास होना चाहिए। ये सिर्फ कहने की बात ना हो, एक्चुअल में भी ऐसा होना चाहिए। कह रहे हैं कि अगर यहाँ को सीनियर सिटीजन है कहीं पर, और अगर वो अपनी दवाई के लिए उसके पास पैसे नहीं है और उसको ये चूज करना है कि वो घर का किराया दे या दवाई खरीदे, ठीक है, यानी इतनी सिचुएशन खराब है, तो कह रहे हैं इससे मुझे महसूस होता है कि इससे मेरी जिंदगी जो है ना वो किसी काम की नहीं है, यानी किसी काम नहीं आ सकी वो, कि मैं लोगों को, अगर मैं पॉलिटिक्स में आ भी गया हूँ और मैं लोगों को कम से कम इतना भी हक नहीं दिलवा सका, ठीक है। तो ये कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि चाहे वो मेरी ग्रैंड मदर ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो इस तरह परेशान है कि उनके पास एक मतलब लिमिटेड पैसे हैं और वही सोच रही है कि मैं दवाई खरीदूं या किराया दूं, तो इससे मेरे ऊपर बहुत बुरा असर पड़ रहा है, यानी मेरी गलती है, मुझे ऐसा लग रहा है। उन्होंने ये सब बातें सभी क्राउड के सामने कही, ऑडियंस के सामने कही। ओबामा ड्रू द पिक्चर ऑफ एन अमेरिका इन फ्यूचर एज अ कंट्री without racism and fear. Some newspaper and magazine editorial writers predicted that the rising star from Illinois would emerge as strong leader in the Democratic Party over the next few years and could even run for president in 2012 or 2016. तो बराक ओबामा ने कहा कि मैं चाहता हूं कि एक ऐसा अमेरिका हो, यानी फ्यूचर में एक ऐसा अमेरिका बनना चाहिए जिसके अंदर ना तो रेसिज्म जैसी कोई परेशानी हो और ना ही लोगों के दिलों में डर हो, यानी सब जो है बेखौफ होकर जिए, ताकि सभी का बराबर से डेवलपमेंट हो सके। तभी जब सबका डेवलपमेंट होगा तभी हमारी कंट्री जो है वो स्ट्रेंथन होगी। बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने और मैगजीन एडिटोरियल राइटर्स ने, जो मैगजीन लिखते हैं, उन लोगों ने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था, यानी भविष्यवाणी कर दी थी कि जो राइजिंग स्टार है, राइजिंग स्टार यानी उभरता हुआ सितारा जो है वो इलिनॉइस उनकी जगह है जहां से बिलोंग करते हैं, तो ये बहुत जल्द जो है एक बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर बन जाएगा डेमोक्रेटिक पार्टी का, ठीक है। और कुछ ही सालों में ये इस काबिल भी होंगे कि ये प्रेसिडेंट के लिए भी अप्लाई कर सके, यानी प्रेसिडेंट भी बन सकते हैं ये अमेरिका के। तो देख रहे हैं आप किस तरह एक गॉदर्ड जो है वो इतना काबिल हो गया है कि वो एक प्रेसिडेंट के लिए अप्लाई कर सकता है, यानी सुपर पावर का प्रेसिडेंट, यानी कि सोचिए आपके एक तरीके से देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड पर उसका दबदबा होगा।
ठीक है, तो इन्होंने अंदाजा लगाया कि 2012 से 16 में ये हो जाएगा। In February 2007, Obama made headlines when he announced his candidacy for the 2008 Democratic presidential nomination. He was locked in a tight battle with former First Lady and previous US Senator from New York, Hillary Rodham Clinton, under he became the presumptive nominee on June 3, 2008. फरवरी 2007 में ओबामा ने हेडलाइंस बनाई जब उन्होंने अनाउंस किया कि वो प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन के कैंडिडेट हैं, यानी कि अब उन्होंने जो है वो प्रेसिडेंट बनने के उम्मीदवार हैं। ठीक है, 2008 में कौन सी पार्टी से? डेमोक्रेटिक पार्टी से। और लेकिन वो जो है बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन में थे, किसके साथ? हिलेरी क्लिंटन के साथ। ठीक है, जो कहाँ से है? वो न्यूयॉर्क से थे और वो पहले भी उसकी सीनेटर रह चुकी थी, यानी वो भी काफी इन्फ्लुएंसिव थी। लेकिन अब क्योंकि ये नए थे, उभरते हुए सितारे थे और फिर इनकी बहुत सारी बातें जो थी वो और लोगों से अलग थी, तो फिर इनको जो है प्रिजम्पटिव नॉमिनी बना दिया गया। ठीक है, कब? 3 जून 2008 को। प्रिजम्पटिव नॉमिनी का मतलब ये है, जैसे अलग अलग पार्टीज होती है ना, तो एक पार्टी के अंदर के यही 2 लोग, जो ज्यादा इन्फ्लुएंसिव होगा, जो ज्यादा लोग, जिसको ज्यादा लोग पसंद करते होंगे, वही बन जाएगा, है ना। तो ये प्रिजम्पटिव किसको बनाया गया? बराक ओबामा को। On November 4, 2008, Obama defeated Republican presidential nominee John McCain for the position of the US president. He is now the 44th president of the United States. तो कह रहे हैं कि 4 नवंबर 2008 को ओबामा जो है उन्होंने डिफीट कर दिया रिपब्लिकन प्रेसिडेंशियल नॉमिनी, यानी कि देखिए अमेरिका में ना सिर्फ 2 ही पार्टीज, एक रिपब्लिक और एक डेमोक्रेटिक। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक पार्टी के ये थे हिलेरी क्लिंटन और बराक ओबामा। अब हिलेरी क्लिंटन को बराक ओबामा की वजह से जो है हटा दिया गया। अब बराक ओबामा डेमोक्रेटिक पार्टी के हो गए और रिपब्लिकन पार्टी के कौन हो गए? जॉन मैकेन। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर 4 नवंबर 2008 को जॉन मैकेन को डिफीट कर दिया, यानी हरा दिया, और ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए, 44th प्रेसिडेंट बन गए। ठीक, so that is the story of how a Goddard became the president of United States, the largest democracy in the world. He seems so much like our Kalam in his simplicity and charm and his commitment to the cause of the poor. तो कह रहे हैं, तो ये कहानी थी कि किस तरह एक गॉदर्ड, एक गडरिया, ठीक है, एक चरवाहा जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट बन गया, जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। तो इस तरह हम ये देख सकते हैं, और ये काफी हद तक ऐसा भी लगता है कि जैसे ये हमारे अब्दुल कलाम की तरह है। ठीक है, किस चीज में उनकी तरह है? उनकी सिंप्लिसिटी, यानी दोनों बहुत सिंपल थे, ठीक है, और बहुत ज्यादा कमिटेड थे, यानी गरीबों के लिए काम करने के लिए, या ऐसे लोग जो अंडर प्रिविलेज है उनके लिए काम करने के लिए बहुत ज्यादा कमिटेड थे, और बहुत उन्होंने कोशिशें भी की उन लोगों के लिए। ठीक है, और इन दोनों का ये मानना था कि सभी जो है वो एक साथ विकास करें, ये ना हो कि कुछ लोगों का विकास हो रहा है, जो पहले से अमीर है वो और अमीर होते चले जा रहे हैं, और जो गरीब है वो और गरीब होते जा रहे हैं। तो इस बात को सपोर्ट ना करते हुए ये दोनों ही चाहते थे कि सभी जो है एक साथ चले। कोई भी नेशन है तब तक वो स्ट्रेंथ मजबूत नहीं हो सकता, स्ट्रेंथन नहीं हो सकता जब तक कि सब लोग साथ काम ना करें, साथ ना चले। सो आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसका काम देख लेते हैं, क्या काम करना है। सबसे पहले तो आपको वर्ड्स मीनिंग करना है। ठीक है, तो वर्ड्स मीनिंग के अंदर एज यूजुअल आपको इंग्लिश टू हिंदी लिखना है। क्वेश्चन आंसर्स की कॉपी में यहाँ तक आपके वर्ड्स मीनिंग हो गए। उसके बाद देखिए, उसके बाद हमें यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स हैं। क्वेश्चन आंसर्स में आपको बता देती हूँ कैसे करने हैं। देखिए यहाँ पर फर्स्ट, टू व्हाट क्लास ऑफ पीपल डिड ओबामा बिलोंग? ओबामा कौन सी लोगों की कौन सी क्लास को बिलोंग करते थे? ओबामा बिलोंग टू द नीग्रोज क्लास। ठीक है, ओबामा कौन सी क्लास को बिलोंग करते थे? नीग्रोज क्लास को। व्हाट वाज द जॉब हेल्ड बाय ओबामा's फादर? ओबामा के फादर क्या जॉब करते थे? ओबामा's फादर वाज अ डोमेस्टिक सर्वेंट टू द ब्रिटिश। ओबामा के पिता जो है वो एक डोमेस्टिक सर्वेंट थे एक ब्रिटिश के घर में। इन विच कंट्री डिड ओबामा अटेंड स्कूल इन हिज अर्ली लाइफ? ओबामा ने अपनी मतलब शुरुआती जिंदगी में, बचपन में कहाँ पर स्कूल अटेंड किया था? ओबामा अटेंडेड स्कूल इन जकार्ता इन हिज अर्ली लाइफ। उन्होंने कहाँ पर अटेंड किया था? स्कूल जकार्ता में। आफ्टर हिज ग्रेजुएशन व्हाट डिड ओबामा वर्क फॉर? कह रहे हैं उनकी ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने किसके लिए काम करना शुरू किया? ओबामा वर्कड फॉर अ चर्च बेस्ड सोशल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन, वन ऑफ अमेरिकाज मोस्ट इम्पावरिज्ड अर्बन कम्युनिटीज। ओबामा ने किसके लिए काम करना शुरू करा? चर्च बेस्ड एक सोशल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन थी, जो उन लोगों के लिए काम कर रही थी जो सबसे ज्यादा मतलब बहुत ही गरीब है, और शहरों में रहने वाले जो गरीब लोग हैं उनके लिए काम कर रही थी। फिर यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट वाज द डिस्टिंक्शन अचीव्ड बाय ओबामा इन 1990? 1990 में उनको क्या डिस्टिंक्शन मिली, क्या पोजीशन मिली? इन 1990 ही वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द हार्वर्ड लॉ रिव्यू जर्नल। ठीक है,
1990 में वो एक लॉ रिव्यू जर्नल के एक प्रेसिडेंट बने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, Why did Obama refuse jobs with high salaries? ओबामा ने हाई सैलरीज वाले जॉब्स को क्यों मना कर दिया? Because he was determined to serve and help the poor, and this was an especially unglamorous and modest paying field of law. तो कह रहे हैं कि क्योंकि वो जो है इस बात के लिए दृढ़ निश्चय कर चुके थे, डिटरमाइंड थे कि वो गरीबों की मदद करेंगे, ठीक है, उनके लिए उनकी सेवा करेंगे। और देखिए ये जब जाहिर है गरीबों का काम कर रहे हैं तो इनको कोई इतनी हाई सैलरी तो होगी नहीं, है ना। और ये जो है बहुत ज्यादा एक ऐसी जॉब थी लॉ की, यानी कानून के लिए काम कर रहे थे ये, तो कानून की एक ऐसी जॉब थी वो जो बहुत अनग्लैमरस थी, यानी इसके अंदर कोई नाम नहीं था, कोई बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं था, तो ये उन लोगों के लिए काम कर रहे थे। नेक्स्ट है, व्हाई वाज द जॉब ही एक्सेप्टेड आफ्टर हिज स्टडीज इन लॉ? तो कह रहे हैं कि व्हाट वाज द जॉब, उन्होंने कौन सी जॉब एक्सेप्ट की थी जब वो मतलब उन्होंने लॉ की डिग्री कंप्लीट कर ली थी? ही रिटर्न टू शिकागो एंड वर्कड फॉर अ स्मॉल फर्म दैट स्पेशलाइज इन सिविल राइट्स लॉ। कह रहे हैं कि जब उन्होंने लॉ कंप्लीट कर लिया अपना तो वो वापस शिकागो चले गए और वहां पर उसी चर्च बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के लिए उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, ठीक है, जो किसके लिए काम कर रही थी? सिविल राइट्स लॉ के लिए, यानी आम लोगों के हकूक के लिए काम कर रही थी। 8th क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द बुक ओबामा रोट? कह रहे हैं कि ओबामा ने जो बुक लिखी उसका क्या टाइटल था? द टाइटल ऑफ द बुक इज ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर, अ स्टोरी ऑफ रेस एंड इनहेरिटेंस। तो उनकी बुक का टाइटल था ये वाला, है ना, ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर, अ स्टोरी ऑफ रेस एंड इनहेरिटेंस। ये पूरा ही टाइटल है, मतलब कभी आप नहीं तक करेंगे, पूरा ही आएगा ये, ठीक है। ये क्वेश्चन आंसर्स हो गए आपके। इसकी फिलहाल एक बार मैच कर लीजिए, वैसे तो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे ये, ठीक है, तो फिलहाल मैच कर लीजिए एक बार। देखिए यहाँ पर आएगा फर्स्ट में, बराक ओबामा's father was the person who was a domestic servant to the British and his mother was a white American. Next है, at the age of 10 he joined a renowned school in Hawaii. It was here that he became conscious of racism and what it means to be an African American. Third है, he was offered a prestigious job at Manhattan with a huge starting salary, but he declined the offer and took up work at a small firm in Chicago that specialized in civil rights law. Fourth देखिए, he opted for a teaching profession and became a law professor at Harvard. He was very informal with staff and students. It was here that he prepared for a political career very thoroughly. Fifth है, in the teaching service, he gained reputation for his frank and exciting discussion and the enrollment in his class swelled. ठीक है, तो ये मैंने फिल भी कर रखे हैं, स्पेलिंग ध्यान से देखकर लिखिएगा, करेक्शन कर लीजिएगा। अगर आपने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो करेक्शन करके फिल कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ग्रामर की कॉपी में आपको क्या करना है। ग्रामर की कॉपी में आप जब लिखेंगे तो आप यहाँ से लेकर वर्ड स्टडी की स्टार्टिंग से पूरा यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है। करना क्या है इसके अंदर आपको, देखिए बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं हम उनको लेकर कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी मीनिंग मिलती जुलती सी लगती है हमें, ठीक। और दूसरी बात ये कभी कभी वो बोलने में भी सेम होती है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम होती है उनकी। देखिए कैसे, फर्स्ट वाला देखते हैं ना, ये एक्सरसाइज है, ये तो आपको ऐसे लिखना है, एग्जाम्पल है ये एक्सरसाइज है। यहाँ पर शेयर, शेयर का मतलब क्या होता है? पजेस समथिंग इक्वली और इन सम रेशियो, यानी कोई चीज हम इक्वली किसी को दे रहे हैं, जैसे आधा आधा कर लिया हमने, है ना, ये फिर किसी रेशियो में दे रहे हैं कि भाई मैंने आपको जो है 1/4 दे दिया, बाकी 3/4 आप मेरे अपने पास रख लिया, ठीक। डिवाइड करना मतलब होता है बांटना, अब वो ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, जैसे ट्रॉफी वगैरह बांट रहे हैं, कॉपीज बांटते हैं हम, है ना, तो लगभग दोनों का मतलब बांटना ही है, ठीक। लेकिन आप कभी भी ये नहीं बोलेंगे किसी से कि मैं अपना फूड जो है वो डिवाइड कर रहा हूँ, आप अपना फूड अपने फ्रेंड के साथ शेयर करेंगे हमेशा, है ना। तो ये थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा वर्ड कहाँ पर यूज हो रहा है प्रॉपर्ली, कहाँ पर सेंस बैठ रहा है। देखिए फर्स्ट सेंटेंस है, जैक शेयर्ड या डिवाइडेड हिज फूड विद जिम, तो शेयर्ड आएगा यहाँ पर। फिर इसी का एक और एग्जांपल है, द स्टूडेंट्स शेयर्ड या डिवाइडेड द बुक्स अमंग देमसेल्व्स, कह रहे स्टूडेंट्स ने आपस में जो है मतलब बुक्स जो है क्या कर ली, शेयर कर ली, डिवाइड कर ली, तो डिवाइड कर दी, यहाँ पर डिवाइड आएगा, ठीक। फिर यहाँ पर देखिए हार्डली या हार्ड, हैड ही फिनिश्ड हिज वर्क व्हेन द बेल रैंग, ठीक है। तो हार्डली, हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से ही, ठीक है, मुश्किल से ही उसने अपना काम पूरा कर लिया जब घंटी बजी। फिर यहाँ पर है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग ब्लाइंड माय फ्रेंड ट्राइड हार्ड टू इंप्रूव हिज मार्क्स। अब यहाँ पर क्या है, हार्ड मतलब कड़ी मेहनत करना, कह रहे हैं कि ब्लाइंड होने के बावजूद मेरे दोस्त ने बहुत कड़ी मेहनत की अपने मार्क्स को इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। थर्ड है एक्सेप्ट और एक्सपेक्ट,
सॉरी, एक्सेप्ट और एक्सेप्ट दोनों सेम वाले ही, एक्सेप्ट दूसरा है। एक्सेप्ट मतलब कबूल करना, ठीक है। टू एग्री टू टेक समथिंग, एक्सेप्ट मतलब नॉट इंक्लूडिंग, यानी मैं कहूँ इस सब के, ये सब लेकिन इसके अलावा, यानी जिसको मैं छोड़ रही हूँ एक्सेप्ट उसको मैं कह रही हूँ, ठीक है। जैसे आई डू माई ब्रीदिंग एक्सरसाइज ऑलमोस्ट एवरी डे एक्सेप्ट संडेज, यानी मैं अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज रोज करता हूँ लेकिन संडे के अलावा, यानी संडेज को नहीं करता, संडे को छोड़ करके। आई ऑलवेज एक्सेप्ट गुड एडवाइस अबाउट माई करियर, में हमेशा गुड एडवाइस जो है वो एक्सेप्ट कर लेता हूँ, एग्री कर लेता हूँ, उसको मान लेता हूँ मेरे करियर के बारे में जो भी होती है। उसके बाद है बिसाइड, बाय द साइड ऑफ, बिसाइड्स, इन एडिशन टू और ऑल्सो, ठीक। अब बिसाइड यहाँ पर क्या मतलब है, बिसाइड मतलब होता है पास में, है ना, के बराबर में, इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या है, हर हाउस वॉज बिसाइड द गार्डन, उसका जो घर है वो गार्डन के बराबर में है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट सेंटेंस में बिसाइड्स, बिसाइड्स का मतलब होता है के साथ, जैसे यहाँ बिसाइड्स वाटर वी कैरीड सम फ्रूट ऑन आवर पिकनिक, पानी के साथ साथ हमने बहुत सारी और भी चीजें रख ली, फ्रूट्स भी ले लिए पिकनिक के लिए, ठीक है। अच्छा, एक चीज है प्रिंसिपल, मेन और चीफ, जैसे प्रिंसिपल स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं, है ना, या किसी कंपनी के अंदर जो हेड होते हैं वो भी प्रिंसिपल ही माने जाते हैं एक तरीके से, क्योंकि वो सारा मैनेजमेंट देखते हैं। और एक चीज ये वाली प्रिंसिपल है, इसके अंदर देखिए क्या डिफरेंस है, यहाँ पर PAL है, यहाँ पर PLE है। तो ये वाला जो प्रिंसिपल है इसका मतलब होता है सिद्धांत, क्या मतलब होता है सिद्धांत, यानी कुछ रूल्स जो सेट है, ठीक। तो कह रहे हैं एन इंस्टीट्यूशन कैन नॉट बी रन विदाउट प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल ये वाला आएगा या ये वाला आएगा। तो अब यहाँ पर क्या है, कोई भी इंस्टीट्यूशन होगा वो प्रिंसिपल के बगैर तो फिर भी एक बार देखा जा सकता है, लेकिन प्रिंसिपल्स ये नहीं, कोई रूल्स ही ना हो तब तो वो चल ही नहीं सकता, तो ज्यादा सुटेबल ये वाला प्रिंसिपल्स है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है द गंगेज इज द प्रिंसिपल रिवर ऑफ इंडिया, प्रिंसिपल रिवर यानी कि यहाँ पर ये जो है इंडिया की बहुत सारी नदियां जो है वो इसी से निकल कर आ रही हैं, तो ये एक प्रिंसिपल रिवर हो गई, यानी मेन रिवर हो गई, ठीक है। तो ये आपको कॉपी में करना है, क्या आप समझ गए होंगे आप। चलिए ठीक है, अल्लाह हाफिज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।